गाइस इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। ये हमारे क्या होते हैं इस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे अपना सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे चल रहा है सोशल फार्मेसी, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। और देखिए इसके अंदर हमारी जो कम्युनिकेबल डिसीज है इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे जो यहाँ पे फर्स्ट था रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसके अंदर हमारी काफ़ी सारी डिसीज थी। तो इस पोर्शन को यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा इस यूनिट के अंदर सेकंड पोर्शन स्टार्ट होता है, मतलब सेकंड कैटेगरी हम कह सकते हैं, जिसमें कि हमारे सेकंड रहेंगे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती हैं, जिनको हिंदी में हम कहते हैं हमारी जो आंतें अतड़ियाँ हम कह देते हैं। तो इनके अंदर जो इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, उसमें जो हमारी बीमारियाँ कॉज होती हैं, जैसे जितनी आप देख रहे हैं हमारी सब ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस ही हैं। तो इस लेक्चर में कोशिश करेंगे पूरे इस पोर्शन को यहाँ पे डिस्कस करने की। अब थोड़ा सा हम जान ले हमारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस यहाँ पे क्या होते हैं। देखिए इंटेस्टाइन हम कहते हैं हमारी जो आंतें होती हैं अतड़ियाँ, उनको साथ में इन्फेक्शन जो संक्रमण वगैरह हो जाता है। अब हमारी ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंतें हमारी होती हैं। एक होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो कहने का मतलब है इनमें जो हमारा इन्फेक्शन हो रहा है उसको यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन-कौन सी बीमारियाँ हमारी कॉज़ हो सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारी यहाँ पे रहेगी पोलियोमाइलाइटिस। देखिए पोलियोमाइलाइटिस ये आई थिंक आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। इसका सीधा यहाँ पे हाफ ऑफ कर लीजिए पोलियो। देखिए पोलियो जो है इस नाम से आई थिंक आप इसको जानते होंगे, क्योंकि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने बचपन में 5 साल तक पोलियो की दवा नहीं पी होगी। जैसे वो फेमस डायलॉग है ना, 2 बूंद ज़िंदगी की, जो अमिताभ बच्चन भी उसका ऐड देते हैं। तो वो जो 2 बूंद ज़िंदगी की होती है वही आपको बचाती है यहाँ पे पोलियो से। तो आई थिंक आपको पता है पोलियो हम किसको कहते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। अब देखिए वैसे तो इस लेक्चर को हम दूसरे तरीके से रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन लाइट की दिक्कत हो गई, तो इस वजह से अब हम इसको इस तरह से देखेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट है हमारा इसका पॉइंट ऑल्सो कोल्ड पोलियो। तो इसको पोलियोमाइलाइटिस और पोलियो दोनों के नाम से हम जानते हैं। सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, इट इज़ एन इन्फेक्शियस एंड एक्यूट डिसीज अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए हमारी ये एक्यूट होती है, मतलब कि तेज़ी से फैलने वाली हमारी एक बीमारी है, जो कि हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको ये हमारा इफेक्ट करती है। अब देखिए पोलियो जो है पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। आजकल क्या होता है, पोलियो की वैक्सीन 5 साल तक के बच्चों को लगाई जाती है। तो अब ये बीमारी कॉमन नहीं रही है, किसी-किसी को देखने को मिलती है। लेकिन अब भी हमारी ये होती है। तो होता क्या है, हमारे जो यहाँ पे पोलियो वायरस होता है, जो कि हमारे 3 टाइप के होते हैं, पोलियो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको डायरेक्टली ये अफेक्ट करता है। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने से यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसमें प्री पैरालिसिस, उसके बाद में परमानेंट पैरालिसिस भी यहाँ पे कॉज हो सकता है। तो मेनली उन बच्चों में देखने को मिलता है, मतलब अगर बच्चों की एज से थोड़ा ज़्यादा में भी हो रहा है, तो यहाँ पे अगर उन्होंने बचपन में पोलियो की दवाई नहीं पी है तो मेनली उनमें ये देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें जैसे कि केसेस हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे स्क्रीन पर आप देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, विच में लीड टू आइदर टेम्परेरी और परमानेंट पैरालिसिस। देखिए हमने आपको पहले बताया टेम्परेरी और परमानेंट पैरालिसिस इसमें कॉज हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट आप देख लीजिए स्क्रीन पे, होता क्या है असल में, हमारी जो बॉडी है, तो हमारा जो पेट होता है ना, इससे जो नीचे वाला एरिया होता है, मेनली यहीं पे हमारा यहाँ पे पोलियो में पैरालिसिस कॉज होता है। और देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारी पेट से ऊपर की बॉडी है हमारी हेल्दी होगी, लेकिन नीचे का जो एरिया है उसमें हमारी टांगे भी यहाँ पे पतली हो जाती हैं, जो लेग्स हमारी होती हैं। अब क्या होता है, कभी-कभी टांगे हल्की से पाँव जो होते हैं हमारे मुड़ भी जाते हैं, या उँगलियाँ वगैरह भी हमारी मुड़ जाती हैं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये होता है यहाँ पे पोलियो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पोलियो हमारा क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके पॉजिटिव एजेंट। तो पॉजिटिव एजेंट में हमारे पोलियो वायरस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे यहाँ पे इसके 3 टाइप होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर हमारे जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए जितने भी हमारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं, तो सभी में सेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इनके जो एक से दूसरे में फैलने वाला जो कम्युनिकेबल डिसीज है हमारी, वो मतलब एक तरीका होता है, वो टोटली यहाँ पे सिमिलर होता है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे, ये हम अच्छे से आपको समझा देते हैं, इट स्प्रेड्स थ्रू फैकल ओरल रूट। देखिए फैकल ओरल रूट का यहाँ पे क्या मतलब है, तो फैकल का यहाँ पे मतलब है हमारी जो पोटी होती है ना, सीधा उसकी हम बात कर रहे हैं। सेकंड यहाँ पे ओरल रूट, जैसे कि सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे पोलियो है। अब एक बंदा, जैसे आप अपनी फैमिली की बात कर लेते हैं हम किसी, तो एक फैमिली में क्या है, एक ही टॉयलेट है। अब जो जो जिसको पोलियो है वो पहले गया, उसके बाद में वहाँ पे वो आया, दूसरा जो जिसको पोलियो नहीं है वो वहाँ पे गया। अब देखिए जो पोलियो वाला बंदा है उसने जो वहाँ पे पोटी की है, तो उसके अंदर वो वायरस होते हैं। अब दूसरे बंदे ने वो इनहेल कर लिया, उसकी बॉडी में चले गए। या जो यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको पोलियो है, उसने कोई पानी वगैरह पिया, उसने मतलब इन्फेक्ट हो गया उससे वो, या उसने कोई खाना खाया, उसके बाद में फिर दूसरे बंदे ने उसको खा लिया। मतलब कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है
या तो उसकी पोटी से या डायरेक्टली उसकी कॉन्टामिनेटेड जो फिंगर्स हैं उससे कोई टच हुई हुई चीज़ आपने खाई, या हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली में, जैसे उसने मिल्क उसके थ्रू कॉन्टामिनेटेड है, वाटर है या फूड है। तो इनमें से किसी के थ्रू भी आपकी बॉडी के अंदर पोलियो का वायरस आ सकता है, या हम कह सकते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं इनमें सभी वायरस आपके अंदर आ सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से इसलिए समझाया क्योंकि सभी में हमारा लगभग सिमिलर रहेगा, तो ये चीज़ आपको बार-बार हम नहीं समझाएँगे। ये हो जाता है। अब चलिए इसके अंदर नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड का सीधा मतलब होता है कि जब यहाँ पे पोलियो का वायरस बॉडी में एंटर कर रहा है तो फर्स्ट टाइम कितने दिन बाद यहाँ पे सिम्पटम्स आपके नज़र आते हैं। तो पोलियो को यहाँ पे 7 से 21 डेज़ मतलब इतना टाइम होता है, इस बीच कभी भी आपके सिम्पटम यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। ये हो जाता है। अच्छा, सेक्स की हम बात करें तो मेल फीमेल बोथ, ये दोनों में यहाँ पे पोलियो हो सकता है। जो मेनली जो देखने को मिलता है 1 से 2 साल तक के बच्चों में देखने को मिलता है। अब देखिए अगर उससे ज़्यादा एज में हो रहा है तो आपने पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवाई है, मतलब नहीं पी है, लगती नहीं है, पिलाई जाती है, तो वो आपने नहीं पी है तो उस कंडीशन में ये हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट में यहाँ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस मतलब कि इसके हम सिम्टम्स देख लेते हैं क्या-क्या यहाँ पे नज़र आते हैं। अब देखिए सिम्पटम जो हमने यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ में लिखे हैं। फर्स्ट यहाँ पे प्री पैरालाइटिक सिम्पटम्स मतलब कि जब स्टार्टिंग में जब पोलियो ने एंटर किया है बॉडी के अंदर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट किया है, तो प्री पैरालाइसिस जब पूरा परमानेंटली पैरालाइसिस नहीं होता है। जैसे कि हाई फीवर आपको आ सकता है, हेडेक सर दर्द हो सकता है, सिलनेच आपको सर्दी भी लग सकती है, डायरिया आपको दस्त हो सकते हैं और आपकी बॉडी में पेन भी हो सकता है। तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें पैरालाइटिक सिम्पटम मतलब कि जब आपकी बॉडी में परमानेंट पैरालाइसिस कॉज हो रहा है, तो क्या होता है सिम्पटम नहीं सीधा दिख ही जाते हैं वो, जैसे कि यहाँ पे फूड ड्रॉप, आपके जो फूड है वो सीधा ड्रॉप हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब उनमें पैरालिसिस कॉज़ हो रहा है, आप वो मतलब आप उनसे वो काम नहीं ले सकते जो नॉर्मली आप उनसे ले रहे थे, वो हो जाता है। फेशियल पैरालिसिस आपका जो फेस होता है उस पे भी पैरालिसिस आपका कॉज़ हो जाता है। तो फूड पैरालिसिस और फेशियल पैरालिसिस आप सीधा स्क्रीन पे देख लीजिए, इस तरह से आपको और भी अच्छे से ये समझ में आएगा। तो ये हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे रोल ऑफ फार्मासिस्ट। भई ये अगर जो हमारा यहाँ पे पोलियो है या जितने भी हमारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट के क्या रोल होते हैं इनके प्रिवेंशन में। जैसे कि फार्मासिस्ट शुड गाइड अबाउट वैक्सीनेशन। देखिए पोलियो की वैक्सीन अवेलेबल है तो सबसे अच्छा है कि जो पेशेंट है उसको सीधा बताया जाए कि आप पोलियो की वैक्सीन लीजिए, क्योंकि वही एक परमानेंट इसका सॉल्यूशन है। बाकी आप दवाई आप कितनी भी लेते रहें, लेकिन मेनली यहाँ पे वैक्सीनेशन है, तो ये हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड। जो पेशेंट है उसको आइसोलेटेड करना चाहिए क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज़ है जिससे दूसरों में ना जाए। साथ में यहाँ पे फेसिस उसके जो पोटी है उसका जो यूरिन है, पेशाब एंड अदर डिस्चार्जेज ऑफ द पेशेंट, या पेशेंट की बॉडी से और जो डिस्चार्जेज मतलब कि वो डिस्चार्ज कर रहा है बॉडी से बाहर निकाल रहा है और चीज़ें, शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज मतलब उनको डिस्पोज कर देनी चाहिए, उनको दफन कर देनी चाहिए एक तरह से, जिससे दूसरा बंदा उसके कॉन्टैक्ट में ना आए, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट है हाइजेनिक कंडीशन शुड बी मेंटेन। देखिए हाइजेनिक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पोटी वगैरह है उसका यूरिन या अदर उसके जितने भी मतलब चीज़ें हैं बॉडी से बाहर आ रही हैं, अगर आप हाइजेनिक साफ सफाई रखेंगे तो उससे दूसरों में वो नहीं जाएगी। तो हमारी जो यहाँ पे फर्स्ट डिसीज थी पोलियो, ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। देखिए इसको हमने थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा दिया कि इसका रीज़न सीधा था, वो जो डिसीज़ है उनमें अब हम आपका इतना टाइम यहाँ पे नहीं लेंगे। इसके अंदर सेकंड हम डिसीज़ देख लेते हैं जो कि हमारे यहाँ पे रहेगी हेपेटाइटिस। अब देखिए हेपेटाइटिस जो आई थिंक आपने फर्स्ट टाइम इसका नाम नहीं सुना होगा। हेपेटाइटिस हमारी एक डिसीज़ है जो कॉमनली देखने को मिल जाती है। तो हेपेटाइटिस जो है हमारे ये एक वायरल हेपेटाइटिस है, क्योंकि वायरल डिसीज़ है इसलिए हम इसको वायरल हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो मेनली इसकी हम बात करें तो हमारा जो लीवर होता है उससे रिलेटेड हमारी ये डिसीज़ होती है। तो अगर ये एक्यूट कंडीशन में है तो हमारा जो लीवर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज़ करती है, अदर दिक्कतें हमारी आती हैं। अगर ये हमारी क्रोनिक तरीके से आ जाती है मतलब 6 महीने से ज़्यादा हमें है, तो यहाँ पे हमारा जो लीवर है उसको डैमेज भी यहाँ पे ये कर देती है। तो बेसिकली इसके बारे में बातें होगी, जैसे कि फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ए कम्युनिकेबल डिसीज कॉज्ड वायरस एंड अफेक्ट लीवर। तो हमारी एक कम्युनिकेबल डिसीज है, वायरल है इसलिए हमारी वायरस से कॉज होती है। साथ ही में कह सकते हैं हमारी जो लीवर है उसको यहाँ पे ये अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स हेपेटाइटिस ए एंड बी। देखिए हेपेटाइटिस के हमारे ए बी और इससे अलग भी हमारे टाइप होते हैं जो हम आगे देखेंगे, उनको हमारी ये इंक्लूड करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इट कोजेज लीवर इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज। जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, अगर किसी को यहाँ पे हेपेटाइटिस है तो जो लीवर है उसमें इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकती है, या ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे लीवर को डैमेज भी ये कर सकती है। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं। हेपेटाइटिस इज एक्यूट व्हेन इट लीस्ट 6 मंथ। देखिए इसका मतलब आई थिंक आप समझते होंगे। तो यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं ये जो हमारे हेपेटाइटिस है, अगर ये 6 महीने से कम है
तो यहाँ पे एक्यूट कंडीशन में होता है। एक्यूट का मतलब है हमारा फैलेगा लेकिन उतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं करेगा, मतलब लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका जो हेपेटाइटिस है वो 6 महीने से यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका जो मतलब ज़्यादा टाइम तक चल रही तो लीवर आपका यहाँ पे डैमेज भी हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा हेपेटाइटिस है इसके टाइप। तो मेनली जो यहाँ पे आपके एग्जाम वगैरह में पूछे जा सकते हैं वो हेपेटाइटिस ए और बी नाम से पूछे जा सकता है, वरना आपसे डायरेक्टली यहाँ पे हेपेटाइटिस पूछा जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में यहाँ पे टाइप्स नहीं दिए हुए हैं। तो हेपेटाइटिस के यहाँ पे कुछ टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, एफ एंड जी। तो ये हमारे क्या होते हैं हेपेटाइटिस के टाइप होते हैं, ये हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट हम इसके पॉजिटिव एजेंट की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली है। अगर हमारा हेपेटाइटिस ए हो रहा है तो उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो हमारे यहाँ पे वायरस हेपेटाइटिस ए होगा, बी हो रहा है तो बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, जी होगा। अब यहाँ पे सपोज कीजिए अगर आपसे यहाँ पे मल्टीपल टाइप में पूछ लिया जाता है पॉजिटिव एजेंट ऑफ किसी का भी इनमें से, या आपसे नाम से पूछ लिया जाता है हेपेटाइटिस ए बी सी, तो आपको क्या करना है जो डेफिनेशन है आपको बिल्कुल सिमिलर रखनी है पॉजिटिव एजेंट में। जो यहाँ पे ए पूछा है तो हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव एजेंट कर देंगे, बी पूछा है तो बी कर देंगे, सी पूछा है सी कर देंगे, इतना ओनली आप चेंज करेंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एपिडेमियोलॉजी में मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखिए बिल्कुल हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, जिस तरीके से यहाँ पे पोलियो होता है सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमारी ये डिसीज होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे फेकल ओरल रूट से हमारा हो सकता है, यहाँ पे इन्फेक्टेड मिल्क से हो सकता है, पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हमारा हो सकता है, और इसमें एक चीज़ और हमारी रहेगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है और बिना हमने देखे कि उसको हेपेटाइटिस है दूसरे बंदे को वो चढ़ा दिया, या हम कह सकते हैं किसी को हेपेटाइटिस है वहाँ पे हमने उसको इंजेक्शन वगैरह लगाई, या उसी इंजेक्शन से उसकी जो निडल होती है दूसरे बंदे के टच हो गई, मतलब इतनी टच हुई कि ब्लड उसका निकल गया, उसकी बॉडी में हल्का सा भी चला गया, तो उसको भी हेपेटाइटिस यहाँ पे कोज हो सकता है। तो इससे भी हो सकता है हमारा। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो कह सकते हैं हेपेटाइटिस ए जो होता है इसके जो फर्स्ट टाइम सिम्टम होते हैं वो 15 से 45 15 से 45 डेज के अंदर यहाँ पे शो हो सकते हैं। अच्छा हेपेटाइटिस बी की हम बात करें तो इसके सिम्टम यहाँ पे 60 से यहाँ पे 180 180 दिन तक यहाँ मतलब इसके बीच बीच में यहाँ पे इसके सिम्टम शो हो सकते हैं। तो ये हो जाती है यहाँ पे इसके पॉजिटिव एजेंट। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या क्या सिम्टम नज़र आते हैं। तो सिम्टम हमने यहाँ पे हेपेटाइटिस ए और बी के तरीके से लिखे हुए हैं जिससे कि अगर आए तो आपको पता रहे। जैसे कि हमारा जो हेपेटाइटिस ए होता है इसमें जो पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस हो रहा है उसको फीवर बुखार होगा, वॉमिटिंग उल्टी उसको होगी, जॉइंडाइस उसको पीलिया वगैरह हो जाएगा, या कह सकते हैं यहाँ पे पेटिक थकान होगी, या लीवर इनलार्ज मतलब लीवर का जो साइज़ है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब नॉर्मल साइज़ में नहीं रहेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन कोज होती है तो लीवर का साइज़ इनलार्ज हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा जो हेपेटाइटिस बी होता है क्रोनिक लीवर डिसीज, मतलब हेपेटाइटिस बी में क्या होता है हमारी जो लीवर है उसमें लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी कोज हो सकती है। हेपेटाइटिस अपने आप में एक बीमारी है। वीकनेस हो सकती है, कमजोरी, जॉइंडाइस, पीलिया हो सकता है, और साथ में यहाँ पे फीवर बुखार भी आ सकता है। तो सिम्टम लगभग यहाँ पे सिमिलर है, कुछ ही हमारे चेंज हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट जो है ए और बी या सभी के लिए हमारे यहाँ पे सेम रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट है गाइड अबाउट प्रेजेंट वैक्सीन। तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है तो सीधा है कि पेशेंट या पेशेंट से अलग फार्मासिस्ट किसी सोसाइटी में जा रहे हैं वहाँ पे कैंप वगैरह लगा रहा है तो यहाँ पे सीधा गाइड कर सकता है इसकी वैक्सीन के बारे में। नेक्स्ट हमारे वही सिमिलर से पॉइंट रहेंगे जैसे कि आइसोलेट हेपेटाइटिस केसेस। जो भी हेपेटाइटिस के केसेस है वायरल डिसीज है दूसरों में ना फैले तो आइसोलेट कर देना चाहिए। फॉलो पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। जो पर्सनल है और साथ में जो कम्युनिटी है हमारी, देखिए कम्युनिटी का सीधा मतलब है जो कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे भी इस चीज़ के बारे में कहना चाहिए साफ सफाई जिससे बीमारियाँ ना फैलें। नेक्स्ट है गाइड पीपल टू प्रोटेक्ट वाटर सोर्स एंड फूड फ्रॉम कॉन्टामिनेशन। कहने का मतलब है जो हमारी वायरल डिसीज होती है मोस्टली हमारे फूड वाटर हो गया इन चीज़ों से फैलती है, तो कम्युनिटी में जाके गाइड करें कि भाई इन चीज़ों को आप ढक के रखें इनकी जो भी सोर्स है जिससे कि ये बीमारियां ना फैलें। नेक्स्ट यहाँ पे अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब देखिए इसको आप इस तरह से कह सकते हैं जब किसी को ब्लड की नीड होती है तो भाई ब्लड वहाँ पे मजबूरी हो जाती है ब्लड चढ़वाना। लेकिन अच्छा है कि आप पहले वहाँ पे चेक करा लें जो ब्लड आप चढ़वा रहे हैं वो किसका है, और वहाँ पे पूरा आप चेक कराएंगे। इससे पता चल जाएगा उस पेशेंट को कोई बीमारी तो नहीं है तो आप ना चढ़वाएं, नहीं है तो आप इसको चढ़वा सकते हैं। ब्लड ग्रुप मैच करके चढ़ाया जाता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हो जाता है। तो इसके अंदर स्टार्टिंग की 2 हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसके अंदर हमारी थर्ड यहाँ पे डिसीज़ आ जाती है कोलेरा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं हैज़ा।
तो कोलेरा के नाम से आपने कम सुना होगा यहाँ पे, लेकिन हैज़ा जो है इसके नाम से आपने काफ़ी ज़्यादा इसको सुना होगा। होता है ना, अचानक से सुनने में आता है भाई इसको हैज़ा हो गया था, उसकी डेथ हो गई। अब सब केसेज़ में यहाँ पे डेथ नहीं होती है, लेकिन काफ़ी मतलब कह सकते हैं हमारी ये रैपिडली जो हमारी फटल डिसीज़ है, एक तरह से डेथ भी इसमें हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन में ही हम समझ लेते हैं, कोलेरा इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज़ ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हमारी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है, इसकी हमारी एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज़ है। और ये जो हमारी लाइन है, आप सभी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन डिसीज़ में आप ऐड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा, इन सीवर कंडीशंस इट बिकम्स रैपिडली फटल। कहने का मतलब है जो हैज़ा है, अगर आपको सीवर कंडीशन में हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है, तो यहाँ पे इट बिकम रैपिडली फटल का सीधा मतलब है बहुत ही जल्दी रैपिडली आपकी डेथ भी यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरह से हो जाता है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट अफेक्ट्स ऑल एजेस पीपल। अब देखिए हैज़ा का ऐसे नहीं जैसे पोलियो होता है 5 साल तक के बच्चों को, 1-2 साल तक के बच्चों को वैक्सीन नहीं पिलाई तो हो जाता है। यहाँ पे जो हैज़ा है ना, यहाँ पे कोलेरा, ये किसी भी एज में आपको हो सकता है और अचानक से आपको ये हो सकता है। तो इस तरह से। अच्छा, एक कहावत भी है हैज़े के बारे में, क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप तरबूज के साथ में जो वाटरमेलन होता है उसके साथ में अगर आप राइस चावल खा लेंगे मिला के, तो आपको हैज़ा हो जाएगा। अब भाई इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, फिलहाल हमने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया है, लेकिन लोग कहते हैं तो इस चीज़ को मान लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, होती कोई और वजह है, लेकिन बस एक रीज़न चाहिए होता है, हो जाता है। इसका यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट हम देख लेते हैं जिससे हमारे यहाँ पे जो कोलेरा ये कोज होता है। तो विब्रियो कोलेरी क्या होता है, इसका यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट होता है। ये हमारा हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी लगभग हमारी सेम रहेगी जो इसका यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। देखिए, द मोस्ट कॉमन कंटामिनेशन सोर्सेज ऑफ द फेसिस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो इसकी जो मोस्ट कॉमन सोर्सेज होती है, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी जो फेसिस, सीधा कहने का मतलब है उसकी जो पोटी होती है, वो एक मेन सोर्स होती है। उससे अगर कुछ और चीज़ यहाँ पे कंटामिनेटेड हो रही है तो ये आपको हो सकता है। जैसे कि विच कॉन्टामिनेट्स द वाटर एंड फूड, मतलब कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन की पोटी है, उसने कहीं ऐसी जगह की जहाँ पास में बैठ के खाना खा रहे हैं, या उसके फिंगर वगैरह उसके हाथों पे कहीं वो चीज़ है और आपके खाने या वाटर में चली गई, आपकी वो बॉडी में गई, तो आपको इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। अब कुछ चीज़ें ये ऐसी हैं जो सुनने में अजीब लगती हैं, लेकिन ये होती हैं। नेक्स्ट इसका हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो यहाँ पे फ्यू हर्स टू 5 डेज, कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक का टाइम लग सकता है यहाँ पे सिम्टम्स इसके शो होने में। अच्छा, इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की हम बात करें, क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। देखिए, आपको डायरिया, दस्त आपको हो सकते हैं, वोमिटिंग आपको, उल्टी हो सकती है, क्रैम्प्स इन लेग्स, आपकी जो लेग्स हैं उनमें क्रैम्प्स भी आ सकता है। इसकी हिंदी हम आपको इसलिए बताते हैं, वो बच्चे जिनको इंग्लिश में कुछ दिक्कत आती है वो सीधा इसकी हिंदी यहाँ पे लिख लिया करें इसके आगे, जिससे वहाँ पे उनको दिक्कत ना आए। अच्छा, नेक्स्ट इसमें और सिम्टम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे रैपिड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है, सीधा आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर होता है, उसकी कमी आ सकती है, ये हो सकता है। एक चीज़ से यहाँ पे थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा आपको प्यास यहाँ पे लग सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे लो यूरिन आउटपुट, आपकी जो यूरिन का आउटपुट है वो भी आपका यहाँ पे लो हो सकता है, मतलब नॉर्मल जितना आ रहा था उतना यहाँ पे अब नहीं आएगा, ये हो जाता है। यहाँ पे रिड्यूस बीपी, आपका जो बीपी है यहाँ पे कम हो सकता है। टायर्डनेस, आपको थकान भी हो सकती है। ये हमारे कुछ सिम्टम्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे रोल। तो फार्मासिस्ट के यहाँ पे क्या रोल होंगे यहाँ पे कोलेरा के प्रिवेंशन में। सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन, पहले ही आप जांच वगैरह करा लीजिए, जिससे स्टार्टिंग के स्टेज में आपको पता चल, मतलब स्टार्टिंग वाली जो स्टेज होती है उसमें आपको पता चल जाए, जिससे कि ज़्यादा वहाँ पे वो क्रोनिक कंडीशन में जाए। आइसोलेशन इन हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट सेंटर, मतलब जो ट्रीटमेंट वाले सेंटर्स होते हैं हमारे या हॉस्पिटल है, वहाँ पर आइसोलेट कर देना चाहिए। डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल्स क्लोथ्स, क्या है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो यहाँ पे स्टूल वगैरह, या कह सकते हो उसके जो क्लोथ्स कपड़े वगैरह हैं, तो वहाँ पर उनको डिसइंफेक्टेड कर देना चाहिए, जिससे जो वायरस वगैरह उसके अंदर है विब्रियो कोलेरी और में ना जाए। साथ में वॉश योर हैंड्स, बात चली उस पेशेंट की जिसको जो है, साथ में विद सोप, मतलब वो पेशेंट जिसको है या और लोग भी जिनको भी नहीं है लेकिन वहाँ पे इस चीज़ का खतरा है, तो साबुन वगैरह से हाथ धो के रखें, जिससे कि अगर है तो ना आए बॉडी में। साथ में कोलेरा की वैक्सीन अवेलेबल है, तो उसको वैक्सीन की सलाह भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हो जाती है। अब चलिए यहाँ पे फोर हम डिसीज़ देख लेते हैं, एक्यूट डायरियल डिसीज़। तो इसको यहाँ पे हम समझे तो एक्यूट का मतलब होता है तेज़ी से हमारी, मतलब फैलने वाली है हमारी ये डायरियल डिसीज़। डायरियल डिसीज़ का मतलब होता है, जो आपने एक हिंदी में नाम सुना होगा, दस्त हो जाते हैं। तो आपको जो दस्त हो जाते हैं ना, आपकी जो पोटी है वो सीधी, मतलब पतला पतला जा रहा है येलो कलर का, ठीक है ना, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन रियल है। तो क्या होता है कि वो जो आपकी बॉडी से जा रहा है, मतलब पोटली, आपका जो स्टूल जा रहा है, आपकी जो पोटी है वो पतली पतली जा रही है, उसी को कहते हैं यहाँ पे हम दस्त। तो ये हो जाता है, उसको हम कहते हैं एक्यूट डायरियल डिसीज, मतलब कि डायरिया हो जाता है। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
इट इज़ ए सडन ऑनसेट ऑफ फ्रीक्वेंट लूज और वाटरी स्टूल ऑफ्टन accompanied बाय वोमिटिंग एंड फीवर। कहने का यहाँ पे सीधा मतलब है, इस डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। इट इज़ ए सडन मतलब क्या होता है, आप सही थे लेकिन मतलब ऐसे समझिए, पहले आप क्या गए भाई, आप टॉयलेट गए, आप उससे पहले गए थे आपको मटेरियल टाइट आ रहा था, अब उसके बाद आप गए अचानक से आपको पतला पतला, क्या है मतलब सीधा कहने का है, आपको जो फ्रीक्वेंट मतलब लगातार लूज मतलब हार्ड नहीं है, लूज है, और साथ में वाटरी मतलब वो पानी पानी सा लगेगा। स्टूल जो है आपका पोटे की हम बात कर रहे हैं, वो वोमिटिंग और फीवर, फीवर भी आपको आएगा, वोमिटिंग भी आ सकती है, और उसके साथ में आपको पतला पतला जो स्टूल आपकी पोटी है लगातार वो जान लगे अचानक से। तो उसी को यहाँ पे हम कहते हैं, हमारी कंडीशन होती है एक्यूट डायरियल डिसीज मतलब कि डायरिया। तो आई थिंक आपको समझ में आई होगी। इसमें और हम देख लेते हैं, इट कैन अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज। अब देखिए डायरिया कोई ऐसा नहीं है बच्चों को बूढ़ों को हो रहा है, ये तो आपके खाने पीने के ऊपर होता है, या जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट है उसने आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया किसी भी एज में और आपको ये कॉज हो जाता है। ये हो गया। पॉजिटिव एजेंट की हम बात करें तो इसके हमारे एक नहीं होता है, ज़्यादा होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हमारा साल्मोनेला होता है, तो ये हमारा हो जाता है। और यहाँ पे वायरस की हम बात करें तो रोटा वायरस होता है, जिससे आपको यहाँ पे ये कॉज हो सकता है, तो ये हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एपिडेमियोलॉजी की हम बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमारा सीधा रहेगा वही जो फर्स्ट हम देखते आ रहे हैं। ये हमारा ट्रांसमिट हो सकता है बाई फेकल ओरल रूट से, साथ में कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर, इनसे भी हमारा ये कॉज हो सकता है। तो ये हो गया, अब इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम आप स्टार्टिंग में आपको कई डिसीज़ में बता चुके हैं। नेक्स्ट इसमें इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात कर लें तो कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक का आपको टाइम लग सकता है। और साथ में क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस की हम बात करें तो वोटरी स्टूल, मेन हमारा सिम्टम इसका यही होता है, जो आपका स्टूल है, आपकी पोटी है, वो वोटर मतलब कि पतली पतली होती है। वोमिटिंग उल्टी भी आपको इसमें हो जाती है, फीवर भी हो सकता है, और देखिए मेन इसमें एक पॉइंट है डिहाइड्रेशन। जब आप बॉडी में आपकी भी वाटर है ठीक है, लेकिन जब आपका वोटरी स्टूल हो रहा है तो वाटर जो जितना मतलब पोटी में आपकी जाना चाहिए एक हार्ड स्टूल में उतना नहीं है, लेकिन जब आपको यहाँ पे डायरिया हो गया तो हिसाब से ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी में आपकी वाटर की कमी आ जाती है, साथ में उल्टी हो रही है तो और ज़्यादा कमी, फीवर आपको हो गया, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपकी बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ जाती है, और कभी कभी ये इतना डेंजर हो जाता है, जो हमारा क्रोनिक डायरिया होता है उसमें यहाँ पे आपकी डेथ वगैरह भी हो सकती है। तो काफ़ी भयंकर डिसीज़ अगर ये अच्छी तरीके से हो जाती है तो। साथ में यहाँ पे मसल्स में आपकी क्रैम्प्स आ सकते हैं, साथ में ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। तो ये हमारे यहाँ पे इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रोल ऑफ फार्मासिस्ट की हम बात करें तो इम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन। असल में क्या होता है, अभी सैनिटाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्यों कहा जाता है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो आपकी बॉडी में ना जाए, तो सैनिटाइजेशन आप यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, क्या है जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज आप सही तरीके से करें। साथ में यहाँ पे हैंड वॉशिंग विद सोप, साबुन से हाथ धोएं, बेसिकली बात है हमारी। साथ में रोटा वायरस वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो आप वो भी लगवा सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन अबाउट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, तो फार्मासिस्ट का एक रोल यहाँ पे ये भी होता है, जो सोसाइटी है उसमें जाके मतलब किस तरह से हमारे जो इन्फेक्शन है ये फैल रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे सोसाइटी के लोगों को एजुकेट करें। साथ में यहाँ पे गुड पर्सनल हाइजीन एंड फूड हाइजीन, जो खाना है उसको ढक के रखें, साथ ही में जो यहाँ पे साफ सफाई है आसपास में वो भी रखें, तो ये हमारे यहाँ पे इसके रोल होते हैं। तो ये डिसीज नंबर 5 हम देख लेते हैं, टाइफॉइड। अब देखिए टाइफॉइड जिसको हिंदी में हम टाइफाइड भी कहते हैं, तो ये जो हमारा टाइफाइड होता है ये एक मोस्ट कॉमन डिसीज है, जो कि आई थिंक आपको अपनी लाइफ में कभी ना कभी हुई होगी या आगे आपको होगी, क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा फीवर है जो मोस्ट कॉमनली आजकल देखने को मिल रहा है। आजकल क्या होता है, अगर फीवर आ रहे हैं तो पूरी फैमिली में फैल जाते हैं, नहीं आते तो किसी को नहीं आते, मतलब सीजन के हिसाब से आजकल ये फीवर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मोस्ट कॉमन हमारी डिसीज़ है। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फीवर, इसको हम फीवर के नाम से भी जानते हैं। सेकंड, टाइफॉइड इज एन एक्यूट कम्युनिकेबल डिसीज कोज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। तो कहने का मतलब है, हमारा जो टाइफाइड होता है हमारी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, अगर फैमिली में एक को हो रही है तो दूसरे को भी हो सकती है, तो हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ है, और यहाँ पे कोज्ड होती है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या है, हमारा एक बैक्टीरिया होता है, और इसको इसका पॉजिटिव एजेंट भी यहाँ पे हम कहेंगे। तो ये हो गया। इसमें नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं, इट अफेक्ट्स ऑल एजेस बट मोर कॉमन इन 10 टू 30 ईयर्स ऑफ एज पीपल। कहने का मतलब है हमारी मोस्ट कॉमन होती है, जो हमारे 10 से 30 साल तक के यहाँ पे लोग होते हैं, लेकिन ये किसी भी एज में अफेक्ट कर सकती है। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी हमारा बैक्टीरिया है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। अब चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके एपिडेमियोलॉजी। तो इसके अंदर हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसमें हमारा ये सेम रहेगा, जैसे कि हमारे जो यहाँ पे क्या चीज़ है, टाइफाइड है। तो मेनली कहाँ से कॉज होता है, ये हमारा ट्रांसमिटेड हो जाता है बाई कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड।
मतलब कि अगर किसी को टाइफाइड है, उसका झूठा आप पानी पी रहे हैं, उसका झूठा आप खाना खा रहे हैं, उसके थ्रू कॉन्टेमिनेटेड हो गया उसके द्वारा, और वो आप अपनी बॉडी में ले रहे हैं, तो आपको ये हो सकता है। तो वही पॉइंट रहेगा, इसका ट्रांसमिशन यहाँ पे हो सकता है फैकल ओरल रूट और यूरिन ओरल रूट, मतलब इसके यूरिन से और जो पोटी होती है फैकल, उन दोनों से आपको हो सकता है, ये हो जाता है। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ पे 7 से 28 दिन, 7 से 28 डेज तक आपको यहाँ पे इसके सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस की हम बात करें तो फीवर हो सकता है, जो कि भाई फीवर तो हमारा एक इसका नाम है, तो फीवर तो आपको मोस्ट कॉमनली होगा, लेकिन जब फीवर होगा तो इसमें और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हेडेक, सर दर्द रहता है। अब सर दर्द ऐसा नहीं है आपको आया और चला गया, जब तक आपको बीमार रहेगी थोड़ा बहुत तो आपको ये रहेगा ही रहेगा, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा भी होता है। वोमिटिंग, उल्टी भी यहाँ पे कॉमन हो जाती है। अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो भूख, पहली बात तो भूख नहीं लगती है तो खाते हैं तो उल्टी हो जाती है, इस तरह से। साथ में डायरिया, साथ में देखिए पेट वगैरह भी आपका ख़राब इसमें हो सकता है। कभी-कभी क्या होता है, टाइफाइड की दवाई लेने से भी पेट ख़राब हो जाता है। वीकनेस, कमज़ोरी यहाँ पे आएगी, ज़रूर आएगी। वेट लॉस भी आपका हो सकता है। पुअर एपेटाइट, भूख तो लगती नहीं है, ये हो जाता है। साथ में यहाँ पे एब्डोमिनल पेन, मतलब कि पेट में दर्द भी यहाँ पे कॉमन होता है। तो इसके सिम्टम होते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं जो फार्मासिस्ट है वो एजुकेट करे पीपल को किस बारे में, जैसे कि वाटर मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन विद फेसिस, यूरिन एंड सीवेज। मतलब कि जो घरों में वाटर वगैरह है, सीधा हम कह सकते हैं उसके कंटामिनेशन से रोक सकते हैं, जैसे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फेस, उसकी पोटी से, उसके यूरिन से यहाँ पे सीवेज होता है, उससे नाली वगैरह का पानी, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो ये हमारा हो जाता है। इसमें नेक्स्ट और भी कुछ समझा सकता है, जैसे कि यहाँ पे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुड बी कंज्यूम्ड ओनली आफ्टर बॉइलिंग। कह सकते हैं जो वाटर है वो साथ में मिल्क होता है, उसको अगर कंज्यूम करें, आप ले रहे हैं तो उसको गर्म करके ले। गर्म करके क्या होता है, उसके अंदर अगर यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट भी है, तो वहाँ पे बॉइलिंग के बाद क्या होता है, वहाँ पे उससे वो फ्री हो जाता है। तो इस चीज़ की सलाह दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेंटेन सैनिटाइजेशन, जो सैनिटाइजेशन है उसको थोड़ी सी ज़्यादा करें, मेंटेन करें। साथ में 2 टाइप वैक्सीन अवेलेबल, ओरल एंड इंजेक्टेबल। अब यहाँ पे क्या, टाइफाइड के लिए हमारी ओरल और इंजेक्टेबल जो इंजेक्शन के थ्रू लगाई जाती हैं अवेलेबल है, तो इन चीज़ को ले सकते हैं, इसके बारे में सलाह दे सकता है। ये हो गया। डिसीज़ नंबर 6 हम देख लेते हैं, एमओबीएसिस। देखिए एमओबीएसिस जिसको हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पे पेचिस। तो आई थिंक एमओबीएसिस के नाम से आप इसको कम जानते होंगे, लेकिन पेचिस के नाम से आप इसको ज़्यादा जानते होंगे। क्योंकि भाई इंडिया है तो क्या होता है, नॉर्मली हिंदी नामों में हम इसको ज़्यादा जानते हैं। तो पेचिस क्या होता है, इसके अंदर भी हमारा जो स्टूल होता है, देखिए बैठने वाले स्टूल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमारी जो पोटी होती है उसको हम स्टूल कहते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। वो क्या होती है, यहाँ पे पतली-पतली आती है, जैसे रेम आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो एमओपीएसिस होता है, इसमें हमारी जो पोटी है वो डायरिया वाले से भी ज़्यादा पतली, पानी-पानी सा आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन में इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो ऑल्सो नोन एज एमोबिक डिसेंट्री, तो इस नाम से भी हम इसको यहाँ पे जानते हैं। तो एग्जाम में आपको अगर यहाँ पे एमोबियसिस के नाम से आ रहा है, ये यहाँ पे एमोबिक डिसेंट्री के नाम से आ रहा है, तो मतलब कि सेम ही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें, ए कंडीशन इन विच द इंटेस्टाइन गेट इन्फेक्टेड विद ई हिस्टोलाइटिका। कहने का मतलब है यहाँ पे जो एमोबियसिस है, ये क्या होती है, हमारी एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है गेट इन्फेक्टेड, हमारी जो इंटेस्टाइन ये इन्फेक्टेड हो जाती है विद ई हिस्टोलाइटिका। मतलब कि हिस्टोलाइटिका जो है ये हमारा एक पॉजिटिव एजेंट है, जिससे हमारी जो इंटेस्टाइन है यहाँ पे इन्फेक्टेड हो जाती है, जिससे यहाँ पे कोज हो जाता है पेचिस एमोबियसिस या यहाँ पे एमोबिक डिसेंट्री। तो हमारा एक ही मतलब है, ये हमारा हो जाता है। इस डेफिनेशन में और हम देख लेते हैं। अब ये जो हमारा यहाँ पे ई हिस्टोलाइटिका है, ये होता है हमारा एक पैरासाइड। कैटेगरी की बात होती है ना, क्या चीज़ है हमारा, तो पैरासाइड यहाँ पे होता है। इस टर्म्ड एज एमोबियसिस, इसको यहाँ पे एमोबियसिस भी हम कह देते हैं। ये हो गया। इसके अंदर और हम देख लेते हैं, इट इज़ मोर कॉमन इन ट्रॉपिकल एरियाज विद पुअर सैनिटरी कंडीशन। कहने का मतलब है ये जो हमारी डिसीज़ है यहाँ पे एमोबियसिस, ये उन जो हमारे एरिया है जो पुअर सैनिटरी कंडीशन, मतलब कि कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रखी जाती है, सैनिटाइजेशन वगैरह नहीं है, पुअर है, तो उन एरियाज में ये जो हमारी डिसीज़ है मोस्ट कॉमनली यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिनको हम यहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट। तो पॉजिटिव एजेंट एक हमने आपको यहाँ पे बता भी दिया। तो इसमें फर्स्ट हमारा होता है एंट अमोबा हिस्टोलाइटिका, सेकंड होता है यहाँ पे एंट अमोबा कोलाई। तो यहाँ पे इसके पॉजिटिव एजेंट होते हैं। अब इसके एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो हमारी ये लगभग सिमिलर रहेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय फैकल ओरल रूट, इससे हमारा हो सकता है। नेक्स्ट भी हमारा सेम रहेगा, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक। मतलब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका इंक्यूबेशन पीरियड, तो यहाँ पे 2 से 4 वीक, मतलब 2 to 4 वीक्स के अंदर यहाँ पे सिम्टम इसके नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, मतलब क्या सिम्टम आपको नज़र आएंगे पेचिस एमोबियसिस में।
फर्स्ट है यहाँ पे लॉस ऑफ वेट। देखिए क्या होता है, अगर आपकी बॉडी से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट साथ में वाटर भी जा रहा है तो उस कंडीशन में आपका जो वेट है वो लॉस हो सकता है। साथ में डायरिया, ब्लड। देखिए क्या होता है, डायरिया तो आपको आएगा यहाँ पे पेचिस है, लेकिन ब्लड के साथ में आ सकता है, मतलब कि आपका जो स्टूल है उसके साथ में आपको ब्लड भी देखने को मिल सकता है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अब भाई बार बार आप क्या जा रहे हैं, आप टॉयलेट जा रहे हैं तो वहाँ पे पेट में दर्द तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई। लेथरेसी आपको मतलब सुस्ती से आ सकती है, साथ में थकान आपको हो सकती है। रेक्टल पेन, रेक्टल पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप टॉयलेट के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, आप जाते हैं, पतला पतला आ रहा है, फिर से आप जा रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल हम जाते हैं टॉयलेट उससे ज़्यादा हम जाते हैं यहाँ पे डायरिया कह सकते हैं एमोबियसिस में। ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम इस यहाँ पे देख लेते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो वही हमारे लगभग सिमिलर रहेंगे। एजुकेट पीपल, पीपल को एजुकेट करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना, फूड सेफ्टी के बारे में बताना, सैनिटाइजेशन करना, क्लीन बाथरूम एंड टॉयलेट, जो टॉयलेट और बाथरूम है उनको यहाँ पे क्लीन करने की सलाह देना, जिससे कि अगर वहाँ पे इन्फेक्शन भी है तो वहाँ पे वो ना रहे। साथ में वॉश हैंड विथ सोप, साबुन के साथ में हाथ धोना। अवॉइड शेयरिंग टॉवल्स, क्या होता है, एक जैसे टॉवल्स तौलिया वगैरह हम कह देते हैं, एक पर्सन पहले उससे नहाया उसके बाद दूसरा नहा लिया, अब एक इन्फेक्टेड था दूसरा नॉर्मल था फिर उसको भी हो गया, तो उस चीज़ को यहाँ पे अवॉइड करें। नो वैक्सीन इज प्रेजेंट, अब यहाँ पे एमओवीएसिस की कोई वैक्सीन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो दवाई से यहाँ पे काम चलाना होता है। तो ये हो गया। अब बस 6 हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए 7 यहाँ पे हम देख लेते हैं, हुकवॉर्म इन्फेक्शंस। तो हुकवॉर्म इन्फेक्शन हमारे क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि कॉमन डिसीज नहीं है, रेयर है हमारी। तो हुकवॉर्म इन्फेक्शन क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनके अंदर जो यहाँ पे हुकवॉर्म के द्वारा इन्फेक्शन कोज हो रहा है। हुकवॉर्म क्या है, हमारा एक कीड़ा है। असल में क्या होता है, जो वॉर्म होते हैं इनको हम कीड़े कहते हैं, लेकिन इसके टाइप होते हैं हमारे जिसमें एक हुकवॉर्म भी है। तो इससे हमारा इंटेस्टाइन में ये कोज होता है। तो चलिए डेफिनेशन इसके हम देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा जो हुकवॉर्म है इसको हम क्यों कहते हैं हुकवॉर्म है, इसका हुक के टाइप का मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये होता है हमारे यहाँ पे हुकवॉर्म। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हुकवॉर्म इन्फेक्शन, या सीधा हम कह सकते हैं इन्फेक्शन इज ए इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। हमारा जो हुकवॉर्म इन्फेक्शन है हमारा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, कोज्ड बाय टू टाइप ऑफ हुकवॉर्म, जो कि टू टाइप के हुकवॉर्म से हमारी इंटेस्टाइन में ये कोज होता है। अभी कौन से हमारे टू टाइप के हुकवॉर्म होते हैं, जैसे फर्स्ट है एनकाइलोस्टोमा डिओडिनेल, सेकंड है नेक्टर अमेरिकनस। तो ये क्या होते हैं, हमारे टू टाइप के हुकवॉर्म होते हैं जिनसे हमारा ये कोज होता है। इसके अंदर और हम देख लेते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाई इची रश, रेस्पिरेटरी और जीआईटी प्रॉब्लम्स। और हम इसको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं कि हमें ये हो रहा है, तो हमारी जो स्किन है मतलब उस पर इची रेशेज यहाँ पे होंगे, खुजली होगी वहाँ पे। साथ में हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और हमारी जीआईटी है, उस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसमें भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ये हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट इससे पॉजिटिव एजेंट की हम बात करें तो यहाँ पे हमने आपको पहले बता दिया दो हमारे होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो इसमें इसकी एपिडेमियोलॉजी है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे जो ये हुकवॉर्म इन्फेक्शन है कैसे बॉडी में एंटर कर रहा है, कैसे हमारा ये इन्फेक्शन कोस कर रहा है। तो फर्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसको अच्छे से समझेंगे। हुकवॉर्म लार्वा, देखिए हुकवॉर्म का जो लार्वा होता है, सीधा कहने का मतलब है हुकवॉर्म जो है अपना लार्वा यहाँ पे छोड़ देता है। छोड़ता कैसे, जैसे पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए सीधा, देखिए क्या होता है, हमारी ये पूरी साइकिल होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने पोटी करी, तो पोटी करने के बाद में भी क्या हुआ, उसका जो मेन वहाँ पे कीड़ा था उसका लार्वा वहाँ से निकला, या किसी तरीके से क्या हुआ, आपकी जो स्किन है उसमें वो एंटर कर गया। अब जब वो एंटर कर रहा है उसके बाद में वो बॉडी में आपकी लंग से होता हुआ आपकी इंटेस्टाइन में जा रहा है, इन्फेक्शन कोज कर रहा है। और फिर लास्ट में क्या होता है, फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन वो हो गया है तो फिर उसकी पोटी से बाहर निकल जाता है, फिर दूसरे के में जाता है। तो इस तरह से हमारी ये साइकिल चलती है। हम देख लेते हैं, हुकवॉर्म लार्वा ट्रांसमिट थ्रू स्किन ऑफ ए पर्सन हु कम इन कॉन्टैक्ट विद कॉन्टामिनेटेड ह्यूमन फेसिस। वही बात है, कॉन्टामिनेटेड ह्यूमन के जो फेसिस उसका स्टूल पोटी होती है उसके कॉन्टैक्ट में आता है, स्किन के थ्रू बॉडी में चला जाता है। ये हो गया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें तो 7 डेज के अंदर इसके सिम्टम नजर आ जाते हैं। साथ में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, यहाँ पे इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो लूज ऑफ एपेटाइट, यहाँ पे लॉस मतलब कि लॉस हो जाता है एपेटाइट का, भूख आपको कम लगने लगती है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है। जितने भी हमारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है इसमें कुछ चीज़ आप सेम लिख सकते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, या कह सकते हैं एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डायरिया आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वीकनेस, फीवर, कफ, इस तरह की कुछ चीज़ें। कफ आप हर उसमें ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जैसे फीवर हो गया, जैसे आपका फीवर हो गया, वीकनेस हो गई, डायरिया हो गया, ये चीज़ आप हर एक उसमें ऐड कर सकते हैं। सिम्टम आपको याद नहीं आ रहे हैं तो ओडिमा इसमें हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, डायरिया, वीकनेस, फीवर, कफ, अस्थमा भी आपको कोस हो सकता है, साथ में एनीमिया, आपकी बॉडी में ब्लड की भी कमी यहाँ पे हो सकती है। ये हो जाता है। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट के भाई क्या रोल होंगे यहाँ पे प्रिवेंशन में इसके,
तो फर्स्ट है यहाँ पे फार्मासिस्ट शुड गाइड पीपल टू नेवर वॉक बारफुट इन सोइल्ड एरियाज विद ए हाई कंटामिनेशन रिस्क। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। क्या होता है, कुछ ऐसे एरियाज मतलब कुछ ऐसे फील्ड वगैरह होते हैं, जैसे विलेज एरिया में आप देखेंगे सुबह सुबह लोग क्या होता है, लोटा उठा के चल देते हैं जंगल में पोटी करने। अब भाई जैसे कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग ज़्यादा हिसाब से पोटी वगैरह करते हैं, इस तरह से आप समझिए। तो यहाँ पे पेशेंट वगैरह है या नॉर्मल जो पीपल्स है सोसाइटी के लोग हैं, फार्मासिस्ट उनको गाइड करना चाहिए कि इस जगह पे आप ना जाएं जहाँ पे इस तरह के कंटामिनेशन के रिस्क हों। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे। अब चलिए इसके नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे फूड हाइजीन हैबिट्स। मतलब कि फूड पे जो आपका खाना है वहाँ पे साफ सफाई करने की अपनी आदत आप बनाइए, या कह सकते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जो आप पानी पी रहे हैं उसको सेफ तरीके से रखिए, प्रोटेक्ट करके रखिए, जिससे इन्फेक्शन उसके अंदर ना आए। या हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कि टाइम टू टाइम पता चल सके है या नहीं है, या जो पेशेंट है उसकी वहाँ पे मदद हो, ट्रीटमेंट वगैरह। हेल्थ एजुकेशन अबाउट हाउ इन्फेक्शन स्प्रेड। मतलब ये जो इन्फेक्शन है कैसे एक से दूसरे के अंदर आ रहा है, तो इस चीज़ के बारे में समझाना चाहिए लोगों को, जिससे लोग इससे बच के रहें। साथ में यूज़ ऑफ सैनिटरी लैट्रीन। मतलब सैनिटरी लैट्रीन का मतलब है जहाँ पे टाइम टू टाइम सैनिटाइज वगैरह टॉयलेट वगैरह को आप कर सकें, जिससे कि इन्फेक्शन वगैरह वहाँ पे है भी तो आपके अंदर वहाँ पे ना आए। ये हो जाता है। अब चलिए इसके अंदर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारी डिसीज़ है यहाँ पे फूड पॉइजनिंग। देखिए फूड पॉइजनिंग हमारी मोस्ट कॉमन डिसीज़ है, कभी भी किसी को भी ये हो सकती है, क्योंकि हमारी फूड से हो रही है। तो इसके बारे में आई थिंक आप पहले से जानते होंगे। फूड का मतलब होता है जो हमारा खाना है, पॉइजनिंग मतलब कि उसके अंदर कोई, कहते हैं ना, आपने कोई जहर मिला दिया, सीधा आप इस तरह समझिए। जैसे कि इसके जो है हमारे पॉजिटिव एजेंट अलग रहेंगे, और नेक्स्ट क्या होता है, किसी केमिकल की वजह से खाना जो है आपका जहर बन गया, उसके अंदर पॉइजनिंग हो गई, उसके बाद आपने उसको ले लिया तो आपको फूड पॉइजनिंग हो गई। और काफ़ी खतरनाक होती है, डेथ वगैरह भी देखने को मिल जाती है जब हिसाब से ज़्यादा आपकी इंटेस्टाइन जो होती है उनमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो चलिए फर्स्ट अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फूड पॉइजनिंग ऑल्सो नोन एज, हमारी जो फूड पॉइजनिंग है इसको एक और नाम से हम जानते हैं फूड बोर्न डिसीज रिजल्ट ड्यू टू कॉन्टामिनेटेड फूड कंजम्पशन। अब देखिए इसको हम, दूसरा नाम है इसका फूड बोर्न डिसीज। फूड बोर्न डिसीज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि खाने की वजह से हमारी डिसीजें पैदा हो रही है, बोर्न हो रही है इस तरह से। अच्छा, रिजल्ट ये किसका होता है, जिसकी वजह से हमारी हो रही है, ड्यू टू कॉन्टामिनेशन फूड कंजप्शन। आपने जो खाना खाया है वो इस तरह का खाया जो कि किसी कॉन्टामिनेटेड चीज़ से कॉन्टामिनेटेड हुआ था। अब आपने क्या, इन्फेक्टेड मतलब वो हो गया, कॉन्टामिनेटेड हो गया, उसको आपने बॉडी में ले लिया, आपके इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन कोज कर रहा है। ये हो गया। इट कैन बी क्लासिफाइड एज। अब देखिए हमारी जो फूड पॉइजनिंग है ना, हमारी टू टाइप से क्लासिफाइड हो सकती है। जिससे फर्स्ट है नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, मतलब कि ऐसी पॉइजनिंग जो आपको हुई है लेकिन उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं था जो आपको उसने कोज की है। सेकंड है यहाँ पे बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। मतलब एक तो जैसे केमिकल्स वगैरह होते हैं नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग में, उनकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हुई है। सेकंड यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से आपको कोज हुई है। दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो पॉजिटिव एजेंट की हम बात कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे हम समझ लेते हैं नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग और बैक्टीरियल पॉइजनिंग। तो नॉन बैक्टीरियल पॉइजनिंग जो हमारी होती है कॉज्ड बाई केमिकल्स। देखिए केमिकल्स हमारे काफ़ी हो सकते हैं, लाइक जैसे हमारे केमिकल्स हो सकते हैं, आर्सेनिक हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, फर्टिलाइजर्स भी हमारे हो सकते हैं, साथ में यहाँ पे पेस्टिसाइड्स भी हमारे हो सकते हैं। जो भी हम पेस्ट वगैरह को किल करने में यूज़ कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए आप एक फील्ड में, आप खेत में हैं, वहाँ पे आप पेस्ट को किल कर रहे हैं, उसके बाद में आप खाना खा रहे हैं, आपके हाथ से कहीं भी खाने में चले गए वो पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, आपने उस खाने को खा लिया, आपको पॉइजनिंग हो गई। सीधा एग्जांपल यही रहेगा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारी बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग होती है, तो ये हमारी बैक्टीरिया से होती है। अब कौन कौन से हमारे इसमें बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि इट इज़ कोज्ड बाई फूड कॉन्टामिनेटेड विद बैक्टीरिया और देयर टॉक्सिन्स। मतलब कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं या तो उनकी वजह से या उनके जो टॉक्सिन्स होते हैं। बैक्टीरियाज लाइक जैसे हमारा देखिए स्टेफाइलोकोकस हमारा हो गया, ये हम कह सकते हैं हम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम हो गया, और साथ में हमारा क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगिस, तो ये हमारे हो गए, नाम थोड़ा अटपटे होते हैं। या नेक्स्ट हमारा साल्मोनेला, तो इससे भी यहाँ पे फूड पॉइजनिंग कॉज हो सकती है। ये हमारे हो जाते हैं। अब एपिडेमियोलॉजी की हम बात कर लेते हैं, सेम ही रहेगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे, इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर कॉन्टामिनेटेड विद बैक्टीरिया और देयर टॉक्सिन्स और केमिकल। कहने का मतलब यहाँ पे इंजेक्शन का सीधा मतलब है आपने बॉडी के अंदर लिया है फूड, आपने मतलब खाया है, निगला है फूड, या यहाँ पे कह सकते हैं हमारे जो वाटर होते हैं, जो यहाँ पे बैक्टीरिया या हमारे जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स या हमारे जो केमिकल्स आर्सेनिक वगैरह हैं उससे कॉन्टामिनेटेड है, वो आपने बॉडी में ले लिए, तो आपको ये हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें तो देखिए जैसे डिफरेंट टाइप के हमारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनके हिसाब से होता है। जैसे अगर साल्मोनेला जो होता है, अगर इससे आपको यहाँ पे फूड पॉइजनिंग हुई है,
तो 12 से 24 घंटे के अंदर आपको सिम्टम नज़र आएंगे यहाँ पे 12 टू 24 हर्स। सेकंड है यहाँ पे आपको बोटुलिज्म से अगर आपको हुई है तो 20 सिम्टम नज़र आएंगे, वो आपको 12 से 20 घंटे में नज़र आएंगे। साथ में आपको स्टेफाइलोकोकल से हुआ है तो यहाँ पे 2 से 4 हर्स आपके जो घंटे हैं उसमें आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसके जो सिम्टम है ना वो दिन नहीं ले रहा है, वो तो एकदम से आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो ये हो जाता है। इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सिम्टम की हम बात करें तो जैसे मोस्ट कॉमनली इसमें सिम्टम आपको नज़र आएंगे, फर्स्ट नोजिया वोमिटिंग। देखिए वोमिटिंग इसमें लोग करा भी देते हैं। अगर आपको पॉइजनिंग होगी, फूड पॉइजनिंग, आप उल्टी करते हैं तो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है जो पॉइजनिंग है आपकी फूड के थ्रू आपका खाना बाहर आता है वोमिटिंग में, वो भी आपका बाहर आ जाए, ये होता है। हेडेक सर दर्द हो सकता है, स्वेटिंग आपको पसीना आ सकता है बहुत तेज, साथ में डायरिया आपको हो सकता है, पेन इन द एब्डोमिन, भाई इंटेस्टाइनल डिसीज है, साथ ही में आपको फूड पॉइजनिंग हो रही है, पेट में खाना जा रहा है तो पेट में दर्द होगा। साथ में ड्राइनेस ऑफ माउथ, आपका मुंह मतलब सूखा सूखा हो सकता है, ये भी हो जाता है। तो एक सेक्टर हमारे हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे रोल ऑफ फार्मासिस्ट हम देखें तो फार्मासिस्ट के यहाँ पे क्या रोल रहेंगे इसके प्रिवेंशन में फूड पॉइजनिंग के। सबसे पहले फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल एंड मीट शुड बी इंस्पेक्टेड। वो खाना, वो फूड जो आप एनिमल से बना रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं किसी भी मीट का आप बना रहे हैं, तो कहने का मतलब उसको पहले आप इंस्पेक्टेड कर ले, जांच लें इसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, और उसको आप अच्छे से पूरा सा मतलब पूरा कुक्ड, अच्छे से वेल कुक्ड, पूरा पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप खाएं तो इससे मतलब आपको ये नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पर्सनल हाइजीन एंड फूड सैनिटाइजेशन। जो आपका पर्सनल हाइजीन है, साफ सफाई रखें, फूड सैनिटाइजेशन उसको भी आप रखें। साथ में स्टोर्ड फूड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट्स डस्ट। जो आपने फ्रीज वगैरह में या कहीं भी आपने खाना रखा हुआ है तो जो डस्ट वगैरह होती है, धूल मिट्टी, और साथ में जो रैट्स वगैरह होते हैं इनसे भी थोड़ा सा बचा के रखें। जो इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट हमारे यहाँ पे रहेगा रेफ्रिजरेशन फॉर ओवरनाइट स्टोरेज ऑफ फूड। देखिए क्या होता है, जो आपका खाना है तो उसको बाहर आप ना रखें, उसको आप फ्रीज में रख दें, जिससे क्या होगा वहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगा। और देखिए सब तरह के जो खाने हैं वो भी यहाँ पे रेफ्रिजरेशन मतलब कि फ्रीज में नहीं रखने चाहिए। क्या होता है कभी कभी उनमें बैक्टीरिया कोज हो जाते हैं, तो एक्सेट्रा ये हमारे यहाँ पे रहेंगे। तो इसी के साथ में हमारे जो यहाँ पे कैटेगरी थी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की एक एक पॉइंट आपको क्लियर करने की। अब इतनी ज़्यादा मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। साथ में जो आपके क्लासेस के ग्रुप हैं, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आप हैं या आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, वहाँ पे भी आप लेक्चर को सेंड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता होता है उनको यहाँ पे हेल्प मिल जाती है, और आपका भी एहसान हो जाता है, आपने उनको लेक्चर दिया है। तो अब आपका कोई भी डाउट अगर आपका रह गया है इस पूरे ही लेक्चर से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सीधा आप अगर पर्सनली बिल्कुल डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। वहाँ पे आपको इजी फार्मा हमारे चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप आ सकते हैं। या टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।